और इस वक्त हमारे 4 साथी जुड़ गए। सबसे पहले जितेंद्र थवायत के पास चलते हैं। जितेंद्र, जो मरवाही आपने लगातार दिन भर कवर किया है, यहाँ एक अच्छा प्रतिशत देखने को मिला है। पूरे ओवरऑल प्रतिशत के हिसाब से, वोटिंग पैटर्न के हिसाब से क्या लगता है, ये गढ़ किसका है, ये तय कर दिया जनता ने? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से आज मतदान शुरू हुआ और मतदाताओं में जो खासा उत्साह दिखा है, ये इसका सबूत है कि जो मतदाता हैं वो एक मरवाही में मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं। और इसी का परिणाम है कि सुबह से ही मतदाता थे वो बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आए और जो वोटिंग प्रतिशत लगभग 80% के वोटिंग यहाँ पर हुए हैं, क्योंकि 5 बजे का जो आंकड़ा आया है लगभग 72% यहाँ पर वोटिंग हुआ था। जो अभी 6 बजे का जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो लगभग वो 80% मतदान के ऊपर के तरफ जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पर मतदान हुए हैं, निश्चित तौर पर मतदाता ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिनिधि चुनकर आए वो एक ऐसा प्रतिनिधि हो जो मरवाही क्षेत्र का विकास कराए। तो एक जो समीकरण यहाँ पर बनी है, देखिए 2 बातें हैं। कांग्रेस के साथ अगर बात करें तो कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर इसलिए मजबूत है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस ने मरवाही को जिला का यहाँ पर दर्जा दिया है। इसके साथ ही मरवाही ही क्षेत्र में उप तहसील तमाम जो विकास के घोषणाएं हुई हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई हैं। दूसरी बात यह है कि जो पहले यहाँ पर अजीत जोगी चूंकि चुनाव यहाँ से लड़ते थे, जोगी परिवार का कोई ना कोई यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन इस बार इस चुनाव में जोगी परिवार का कोई प्रतिनिधि नहीं है, जिसके कारण सीधे तौर पर इसका लाभ ये कांग्रेस मान के चल रही है कि जो मतदाता जोगी कांग्रेस के थे वो कांग्रेस में शिफ्ट होंगे। रही बात दूसरी, तो बीजेपी के साथ अगर बात करें तो बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है कि उसके साथ जोगी कांग्रेस का समर्थन है, जोगी कांग्रेस ने उसको अपना समर्थन दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जोगी कांग्रेस के जो वोट हैं वो भाजपा में कितना शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है क्योंकि जोगी यहाँ जब से चुनाव यहाँ उन्होंने लड़ा था तब वो कांग्रेस के छाप पर यहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के ही लगातार वो प्रतिनिधित्व मरवाही से करते रहे। पिछला चुनाव जरूर था, उन्होंने यहाँ पर अपनी पार्टी, अपनी नई पार्टी के सिंबल से लड़ा और वो चुनाव जीतकर आए थे। लेकिन जो अब समीकरण बने हैं, क्योंकि जो पारंपरिक वोट है कांग्रेस का मानना है कि अजीत जोगी को भी जो वोट मिलते थे, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह से उन्होंने लगभग 70,000 वोट यहाँ पर पाए थे, तो जो वो वोट हैं वो कांग्रेस के वोट हैं। लेकिन अब जब जोगी नहीं है तो वो जो पारंपरिक वोट है कांग्रेस मानकर चल रही है कि वो वोट कांग्रेस को शिफ्ट होंगे। लेकिन आज भी जिस तरह से हमने मतदाताओं से भी बात की, मतदाताओं से भी हमने चर्चा किया और जो बातें निकलकर सामने आई, तो कुछ प्रतिशत जो मतदाता हैं जोगी कांग्रेस की वो जरूर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा कैडर अगर कहें तो वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के ही ये मूल वोटर हैं। पुराने जो पारंपरिक जो वोट है वो कांग्रेस के हैं, तो एक संभावना बनती है कि जो परसेंटेज जो अगर निकालेंगे तो ज़्यादातर जो मतदाता जोगी कांग्रेस के थे वो अपने मूल चुनाव चिन्ह की तरफ, कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब जब संभावना क्योंकि बनी है, समीकरण बदले थे आखिरी समय में, जिस तरह से जोगी परिवार ने भाजपा को सपोर्ट किया था, तो इससे कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्योंकि जो अमित जोगी के जो चाहने वाले नेता है, जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, ऐसे कुछ मतदाता जरूर यहाँ पर भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। तो कांग्रेस के साथ एक बड़ा फैक्टर है, विकास का भी उनके पास यहाँ पर एक फैक्टर दिखता है। दूसरा ये है कि जो पारंपरिक वोट हैं वो कांग्रेस के साथ रह सकते हैं। लेकिन बीजेपी की भी स्थिति इसलिए अभी तक मजबूत दिखती है क्योंकि बीजेपी के साथ जोगी कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया और जोगी का अपना एक कद यहाँ पर रहा है। लेकिन अब जब परिणाम आएंगे तो एक ये देखने वाली बात होगी कि जो परिणाम है वो जितना प्रभाव जो जोगी परिवार कर रहा है वो कितना प्रभावित कर पाए, अपने जो बातें थी वो कितना मतदाता तक डिलीवर कर पाए और वो मतदाता कितना उस बात से प्रभावित हुए और उन्होंने कितना भाजपा को सपोर्ट किया या फिर कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया है। तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि यहाँ पर मुद्दे भी अपने लिहाज से अगर देखें तो कांग्रेस लगातार जोगी परिवार का चलिए देखना ही होगा जितेंद्र के जो आप लगातार बता रहे हैं, पूरा विश्लेषण बता रहे हैं, क्या वास्तव में जनता का वोटिंग पैटर्न उसी हक में गया है? क्योंकि ये प्रतिशत का अच्छा रहना पिछले बार के मुकाबले अब की बार जैसी स्थितियां थी वैसी रहना, क्या ये गढ़ वाकई में एक परिवार को समर्पित था या एक पार्टी की तरफ था? ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। हमारे साथ में इस वक्त दीपक भी जुड़े हुए हैं मालवा से और मेहगांव से हमारे साथ में सुधीर भी जुड़े। पहले दीपक के पास चलते हैं। दीपक, दिन भर के आकलन के बाद में इस पूरे इलाके में ज्यादा प्रतिशत या अच्छा प्रतिशत किसको फेवर कर सकता है, जबकि यह माना जा रहा है कि ये जो ज्यादा प्रतिशत आता है ये सत्ता के खिलाफ होता है?
देखिए पुनीत, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जब ज़्यादा प्रतिशत आता है तो सत्ता के खिलाफ रहता है। लेकिन अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी अमूमन बदनावर सीट का ही एक उदाहरण ले तो वहाँ पर बदनावर सीट पर भी इसी तरीके का प्रतिशत रहा था पिछली बार भी, और ये माना जा रहा था कि 70% से ज़्यादा यदि मतदान होता है इस सीट पर तो उससे भाजपा को फ़ायदा होता है। लेकिन पिछली बार राजेश अग्रवाल निर्दलीय के तौर पर खड़े थे, जिन्होंने 30,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए थे, और उसकी वजह से भाजपा के प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार की हम बात करें तो सीधी फाइट जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, और जिस तरह की स्थितियां नज़र आ रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से मतदाता निकलकर सामने आया है वो बताता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोरोना का तो खैर कोई खौफ नहीं था, इसके अलावा मतदाता जागरूक होकर यहाँ पर मतदान करना चाहता था। देखिए, दो बड़ी चीज़ें होती हैं कि या तो मतदाता जो मतदान कर रहा है, जो अभी तक अमूमन ट्रेंड देखा गया है कि बदनावर सीट पर या अन्य सीटों पर 70% या उससे ज़्यादा का मतदान होता है तो उससे भाजपा को फ़ायदा होता रहा है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी रहती है जो कि ये मतदान इस वजह से भी होता है कि कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की है और बूथ घरों से कितने लोगों को निकाल कर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो इस तरह की स्थिति बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की नजर आई, और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार बहुत ज़्यादा संगठित होकर एकजुट होकर नजर आया। चलिए, तो अब देखना होगा कि ये जो कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादा संगठित हुआ था ये उसे लाभ पहुंचाता है या भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ कहलाता है उसे सपोर्ट करता है। जो आपने उदाहरण दिया वो एकदम एप्रोप्रिएट था कि ये चुनावी गणितज्ञों का, चुनावी पंडितों का एक गणित था जो पिछले कुछ समय से या कई समय से हम कहते हैं कि सच साबित होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि क्या ये अब की बार वैसे का वैसा बैठेगा। तो उपचुनाव में सबसे बड़ा दिन होता है वोटिंग का, और वोटिंग के दिन सुबह से लेकर अब तक का पूरा अपडेट आपको IBC 24 की टीम ने दिया। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की एक सीट मरवाही पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है, और इसके साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत अब EVM में लॉक है। खास बात यह कि कोरोना संकट के बावजूद वोटर्स के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। मध्य प्रदेश में अब तक 66% से ज्यादा वोटिंग की खबर है, छत्तीसगढ़ में 78% वोटिंग की खबर मिल रही। कुल मिलाकर के उपचुनाव में मैदान में उतरे जितने भी प्रत्याशी थे उन सबकी किस्मत अब EVM में दर्ज। जनता ने अपना फैसला EVM में लॉक कर दिया। 10 तारीख को ये लॉक खुलेगा, 10 तारीख को गणना होगी और तब पता चलेगा कि जनादेश किसके फेवर में है। सबके सामने ये नतीजा आ जाएगा 10 तारीख को। 28 सीटों से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों की बात करें तो चंबल क्षेत्र में कई जगहों पर हिंसा की खबरें मिली हैं, हिंसक वहां वारदातें हुई हैं, गोलियां चली हैं, बूथ के आसपास डर फैलाया गया, कई मतदान केंद्रों पर फायर हुआ, कई मतदान केंद्रों में हंगामा हुआ, फर्जी वोटिंग की शिकायतें मिली। कई जगहों पर चुनावी हिंसा के बाद मुरैना भिंड दोनों जिलों की सीमाओं को सील किया। चंबल में इस बवाल को लेकर के जमकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरह पिट रही और इसीलिए पुलिस और प्रशासन का सहारा ले रही। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पैसे और शराब का जमकर इस्तेमाल अब की बार के चुनाव में किया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुरैना और भिंड में हिंसा को लेकर हमने पहले ही अधिकारियों और चुनाव आयोग को आगाह किया था। इधर कांग्रेस पार्टी के आरोप पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब समझ चुकी कि वो हारने वाली है, इसीलिए बहाना ढूंढ रहे। कभी ईवीएम को दोष देती तो कभी धनबल के या प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाती। शिवराज ने कहा कि 2018 में जब कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली तब यही ईवीएम ठीक थी, लेकिन अब खराब है। तब सवाल नहीं था, लेकिन अब सवाल है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस वही कहती है जो पहले करती आई है। इधर आरोप प्रत्यारोप के बीच में उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा रहा। 28 सीटों पर शाम तक का जो वोटिंग प्रतिशत मिला है वो 63.26 के आसपास था। ये शाम 5 बजे तक का था। इसके बाद ये प्रतिशत और बढ़ेगा। इधर मरवाही की बात करें तो यहाँ 72% वोट पड़े, जो और आगे जाकर के 78% तक जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। फाइनल आंकड़े आना बचे हैं। मतदान के प्रतिशत को लेकर अब जीत हार के कयास लग रहे हैं। अगर बम्पर प्रतिशत है तो किसके फेवर में गया, अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहा तो ये किसे नुकसान पहुंचाएगा, इसको लेकर तरह तरह के दावे हैं, तरह तरह के कयास हैं।
तो ये वोटिंग प्रतिशत अलग अलग जगहों का आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस वक्त हमारे 5 साथी अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर के पास सबसे पहले चलेंगे। सुधीर, जिस इलाके पर आपने नजर बनाकर रखी उसका अपडेट दीजिए और ये बताइएगा कि ये जो प्रतिशत निकल रहा है ये किसके फेवर में जा सकता है, क्योंकि शहरी इलाके अब भी वोटिंग के मामले में पीछे रहे ग्रामीण इलाकों से। देखिए, निश्चित तौर पर मैं भिंड की बात करूंगा पुनीत, और भिंड की 2 सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव थे, मेहगांव और गोहद। अगर बात की जाए मेहगांव सीट की तो इस पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा था। प्रदेश सरकार के मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया, उनके मुकाबले में बीजेपी ने के सामने जो है कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे जो है वो मुकाबले में थे। लिहाजा अगर बात की जाए तो प्रचार प्रसारण में दोनों ही पार्टियों की ओर से दमखम देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगातार यहाँ पर 2 दौरे किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो रोड शो में वो आखिरी दिन भले ही शामिल न हो पाए, पर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर रोड शो किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ 3 से ज़्यादा सभाएं ली। लिहाजा ये माना जा रहा था कि यहाँ पर जो चुनाव होगा, शायद जो प्रदेश भर में जो मुद्दे थे, खासकर गद्दार वर्सेस वफादार वाला या फिर स्थानीय मुद्दों पर कोई चुनाव लड़ा जाए, उसकी बजाय यहाँ पर चुनाव जातिगत मुद्दों पर ज़्यादा देखा गया। खासकर अगर बात करें तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में ये पूरा चुनाव बढ़ता हुआ नजर आया और जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर शुरुआत से लेकर आखिरी वक्त तक मुकाबला काफ़ी कड़ा देखने को मिला है। पर लेकिन आखिरी वक्त के जो वोटिंग परसेंटेज मेहगांव का जो बताता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से अच्छी वोटिंग हुई, पर लेकिन शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंता की लकीर दोनों पार्टियों के लिए बढ़ा सकता है। हालांकि इसका एडवांटेज जो है यहाँ पर जो प्रदेश सरकार के जो मंत्री है उनके फेवर को जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भदौरियाओं का जो गढ़ कहलाता है, जो उनके समाज के लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया था। पर लेकिन स्थिति फिलहाल 100% कहना किसी के फेवर में बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। वहीं पर अगर गोहद की बात करें तो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर देखने को मिला। रणवीर जाटव यहाँ से विधायक थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ऐलान किया था कि वो सबसे पहले ऐसे विधायक थे जो कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्होंने सरकार गिराने की बात जो है माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की थी। और इस बात का असर शुरुआत से चुनाव में देखा जा रहा था। रणवीर जाटव को लेकर आक्रोश जो है वो जनता में काफ़ी ज़्यादा था, पर लेकिन वोटिंग परसेंटेज और बड़े नेताओं के दौरे के बाद भिंड में शायद लगा कि स्थितियां कुछ सामान्य होगी। पर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, जैसे जैसे कांग्रेस की रणनीति आगे बढ़ी, उसके बाद में यहाँ पर मेवाराम जाटव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए पुनीत। और यहाँ पर अगर बात किया तो बड़े हुए वोटिंग परसेंटेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि शायद जो एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे वो चेहरे के प्रति हो, सरकार के प्रति हो या पार्टी के प्रति हो, उसका असर यहाँ देखने को मिल सकता है पुनीत। चलिए, तो ये स्थिति जहां से हमारे तमाम साथी बता रहे हैं वहां से आकलन करने के बाद की है। आपको बता दें कि हमारे तमाम सहयोगी मोनिश भी हमारे साथ में जुड़े। मोनिश, क्या हाल है वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए, क्या अनुमान आप लगा पाते हैं? जी बिल्कुल पुनीत, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा देखा जा रहा है। उत्साह का माहौल यहाँ देखा जा सकता था। ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ वोटरों ने बढ़ चढ़ करके यहाँ पर भाग लिया, अपने मतदान का भरपूर उपयोग किया है। लेकिन अभी इसमें ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि ये बढ़ते मतदान किसके फेवर में जाएंगे। कहीं ना कहीं बढ़ते मतदान बीजेपी के फेवर में आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ रोष का भी माहौल दिखा है। कुछ मतदाता अपने वोट मत का उपयोग करके कुछ नया यहाँ पर बदलाव भी लाने के बोलते नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि ये हाटपिपलिया एक ऐसी कांटे की टक्कर वाली सीट बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे पूर्व मंत्री दीपक जोशी को हराकर मनोज चौधरी अब सिंधिया समर्थन के साथ फिर बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ चुके थे। कई बार संगठन ने दीपक जोशी को मनाने के लिए प्रयास किया, अंततः वो मान गए थे और मनोज चौधरी के साथ मैदान में उतर गए थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदरूनी जो एक बीजेपी कार्यकर्ताओं का रोष था मनोज चौधरी को यहाँ पर स्वीकार नहीं करने वाला, तो कहीं ना कहीं देखने को नजर आ रहा था। अंततः यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो लगभग 80% से ऊपर गया है। और अब यहाँ पर जो भी दोनों प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। चलिए, तो ये हाटपिपलिया काल हमको बता रहे थे मनोज चौधरी, राजवीर सिंह बघेल और राजेश नागर के बीच में जहां मुकाबला है, और मनोज चौधरी को लेकर पार्टी में जितना अंतर विरोध था, क्या ये बैलेंस हुआ, ये बड़ी बात। अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ब्यावरा से। अरुण, क्या स्थिति रही ब्यावरा की? वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो काफी अच्छा प्रतिशत रहा है यहाँ से। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि वोटिंग परसेंटेज जितना अच्छा रहा है, वहीं इस विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पुलिस ग्रामीण इलाका जो है उसने काफी उत्साह के साथ में यहाँ पे मतदान किया है। तो वहीं जो नया वोटर जो बड़ा है वो यूथ का बड़ा है, मुद्दे पर वोट करने के लिए आया था। और कहीं ना कहीं यहाँ
इस सीट की अगर हम बात करें तो एक जातिगत स्तर में सीट पर देखा जाता है कि एक प्रत्याशी सोनिया समाज यानी कि ठाकुर समाज से बिलोंग करते हैं, दूसरे दागी समाज से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समाजवाद भी इस सीट पर बहुत हावी रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जनता को भी समझ पाना या मतदाता को भी समझ पाना मुश्किल सा होता है। चलिए, तो अब की बार ये वाकई में एक बड़ी बात है कि कहाँ ये जाएगा। ब्यावरा, नारायण सिंह पवार, रामचंद्र दांगी, गोपाल सिंह बिलाला, ये 3 नाम बड़े थे जिन पर नजर थी, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच ही रहा था। पिछली बार जो 18 की बात करें तो 80.78% रहा था और अब की बार भी 80 के ऊपर ये गया है प्रतिशत। और फाइनल जब आएगा तो ऐसा लगता है कि ये प्रतिशत और सुधरेगा। दीपक के पास एक बार वापस चलेंगे। दीपक, तमाम मालवा की सीटें, मालवा निमाड़ की जो सीटें हैं, ये बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएंगी। इस गढ़ में कौन झंडा लहराएगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन माहौल को सकारात्मक करने में नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे दिन यहां से जो निचोड़ निकला अच्छे वोटिंग परसेंटेज का, ये सबसे राहत की बात है। दीपक जी पुनीत, आप सवाल थोड़ा दोहराएंगे। जो अच्छा वोटिंग प्रतिशत रहा है पूरे मालवा निमाड़ से, ये अच्छा वोटिंग प्रतिशत नेताओं की मेहनत का भी एक अच्छा नतीजा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल में भी मेहनत बहुत हुई लेकिन प्रतिशत में कोई बहुत खास सुधार नहीं है। उस मुकाबले मालवा निमाड़ बेहतर रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मालवा अंचल की सभी 7 सीटों की बात करें तो यहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है और पिछले साल के 2018 के मुकाबले उसके सामान्य रहा और कई सीटों पर ये वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा भी देखा गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है पुनीत कि यहाँ पर भी जो शहरी मतदाता है उसने वोट नहीं किया है। यहाँ पर भी 50% तक ही शहरी मतदाता निकल कर आया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत सभी जगह पर अच्छा रहा है। खासतौर पर हम बात करें आगर मालवा की बात करें, पूरी ग्रामीण विधानसभा सीट है जहां पर कि 80% से ज़्यादा मतदान हुआ है। सुवासरा सीट जो कि ग्रामीण विधानसभा सीट है, यहाँ के कस्बों को छोड़ दे तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है। बदनावर में ठीक वैसी स्थिति थी कि जहाँ पर कि पूरे ग्रामीण अंचलों से, आदिवासी अंचलों से मतदाता बाहर निकला और उसने भरपूर मतदान किया। लेकिन वहीं हम बात करें सांवेर सीट की, जहाँ पर सांवेर सीट में 20% इलाका ऐसा है जो कि शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और शहरी क्षेत्र का मतदाता निकलकर नहीं सामने आया। और पिछली बार 2018 के चुनाव की हम बात करें तो यही शहरी क्षेत्र से बीजेपी को काफ़ी बढ़त मिली थी और इस बार भी बीजेपी को उम्मीद थी कि शहरी मतदाता बाहर निकलेगा तो उसका फ़ायदा बीजेपी को आने होगा। लेकिन अगर हम यहाँ के 71 बूथ की बात करें जो शहरी विधानसभा शहरी क्षेत्र में आते हैं, नगर निगम की सीमा में आते हैं, तो वहाँ पर शहरी मतदाता बाहर नहीं निकला। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये रही कि आज चूंकि जो अवकाश घोषित किया गया था केवल सांवेर विधानसभा के लिए अवकाश घोषित किया गया था, जबकि जितने भी कामकाजी लोग हैं वो इंदौर की अन्य विधानसभाओं में काम करते हैं। और सुबह का वक्त ऐसा था जब जरूर मतदाता शहरी मतदाता आया था, लेकिन 10 बजे के बाद कोई भी शहरी मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा और शाम तक यही स्थिति बनी रही। लेकिन बनिस्पत ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखी गई। हालांकि अभी भी वोटिंग परसेंटेज जो जिस तरीके के अपेक्षाकृत था वैसा नहीं रहा है। अभी 74% आया है, इसमें 1-2% की और बढ़ोतरी हो सकती है जब फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन पिछली बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हाटपिपलिया में तो हाटपिपलिया नगर की हम बात करें, कस्बे की बात करें तो वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये वोटिंग परसेंटेज काफ़ी देखा गया। सबसे जो अप्रत्याशित और ये जो ट्रेंड है, लेकिन नेपा नगर और मांधाता में जाकर बदल जाता है। नेपा नगर पूर्ण रूप से आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और इसी तरीके से मांधाता में भी यही स्थिति रही है। तो ये जो बातें बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है, जो वोट निकलकर सामने आए, किसके पक्ष में जाएगा फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि परंपरागत तौर पर अमूमन देखा गया है या राजनीतिक पंडित हमेशा ये कहते रहे कि बड़ा वो वोटिंग परसेंटेज भाजपा के पक्ष में जाता रहा है। लेकिन 2018 के चुनाव में भी ऐसी स्थिति नहीं थी और अब जो ये उपचुनाव हो रहे हैं 2020 के, उसको लेकर भी अभी से प्रेडिक्शन करना काफी मुश्किल होगा। इसमें ये क्या कार्यकर्ता की मेहनत थी या फिर जो एंटी इनकम्बेंसी का कोई देखना होगा कि अब ये फेवर किसके करता है। तो
तो अब ईवीएम में नतीजे कैद हो गए और ईवीएम में नतीजे कैद करने तक सुबह 6 बजे से लेकर अब तक हमारे तमाम साथियों ने आपको प्रति पल का अपडेट दिया, हर एक जगह की खबर दिखाई। हमारे तमाम साथी जो इस वक्त भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पूरा अपडेट दे रहे थे। जितेंद्र थवायत हैं, अशोकनगर से हमारे साथी हैं, संतोष, इसके अलावा सुधीर और दीपक, आप सबका धन्यवाद। और जितने तमाम साथी दिन भर जुड़े उनका भी धन्यवाद पूरे दिन भर का अपडेट देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला फिर शुरू होगा और इसके अलावा पूरे दिन भर का विश्लेषण रात 8 बजे हम करेंगे अपने पूरे पैनल के साथ। आप जुड़िएगा हमारे साथ और समझने की कोशिश करेंगे कि जो वोट पैटर्न है वो किसके हक में जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।